अस्सलामुअलैकुम जनाब अली। हाजिर हूँ मैं दोबारा एक नए टॉपिक के साथ। ओलिगोपोली का आज हम ओलिगोपोली को डिस्कस करेंगे। आपको मालूम ही है कि आजकल जो दिन चल रहे हैं A2 लेवल्स में, हम अगस्त से ऑनवर्ड दिसंबर तक माइक्रो इकोनॉमिक्स डिस्कस कर रहे होते हैं कॉलेजेस में, और दिसंबर से ऑनवर्ड हम मैक्रो इकोनॉमिक्स डिस्कस कर रहे होते हैं। और आजकल जो दिन चल रहे हैं उसमें अक्सर टीचर्स वगैरह मार्केट स्ट्रक्चर्स के टॉपिक यानी कि बिहेवियर ऑफ फर्म्स या कंडक्ट ऑफ फर्म्स के टॉपिक पर पहुंच चुके होते हैं, और यही परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली वगैरह डिस्कस कर रहे होते हैं। तो इस रेफरेंस से मैं भी उन टॉपिक्स को डिस्कस कर रहा हूं जो कि आजकल कॉलेजेस में चल रहे होते हैं। ओलिगोपोली की बात करते हैं। ओलिगोपोली एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एग्ज़ाम में अक्सर जो डेटा रिस्पॉन्स क्वेश्चंस अगर माइक्रो पे बन रहे होते हैं तो अक्सर ओलिगोपोली वगैरह के ऊपर बन रहे होते हैं। ऐसे क्वेश्चंस में भी अक्सर ओलिगोपोली पे क्वेश्चंस आते हैं और एमसीक्यूज एक दो इन टॉपिक्स पर आते हैं। तो इसलिए ओलिगोपोली एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और मार्केट स्ट्रक्चर्स में सबसे बड़ा टॉपिक है हमारे पास। हम परफेक्ट कंपटीशन पर इतनी बात नहीं करते, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन पर इतनी बात नहीं करते, मोनोपोली पर इतनी बात नहीं करते जितनी बात हमारी ओलिगोपोली के ऊपर होती है। क्योंकि अगर रियल वर्ल्ड में, ख़ास तौर पे डेवलप्ड कंट्रीज़ में देखा जाए तो ओलिगोपोली ही सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पाया जाने वाला मार्केट स्ट्रक्चर नज़र आता है। ज़्यादातर फर्म्स को अगर आप कैटेगराइज करें और क्लासिफाई करें तो वो ओलिगोपोली मार्केट का पार्ट नज़र आएंगी आपको। ओलिगोपोली क्या है जी? OLIGOPOLY। ओलिगोपोली में हम बात करते हैं ज़्यादातर फ्यू लार्ज फर्म्स की, कि एक ओलिगोपोली एक ऐसी मार्केट है कि जहां पर फ्यू लार्ज फर्म्स एग्जिस्ट करेंगी। लेकिन हमें यह भी पता है कि बास टाइम ओलिगोपोली मार्केट में ही मैनी फर्म्स का होना भी पॉसिबल है, बहुत सारी फर्म्स का होना भी पॉसिबल है। एज अ रिजल्ट हमें ये देखने के लिए कि कोई इम्परफेक्ट मार्केट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्लासिफाई कर देनी चाहिए या ओलिगोपोली में क्लासिफाई करनी चाहिए, उसके लिए हमें कंसंट्रेशन रेशोज की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि इम्परफेक्ट मार्केट का पार्ट हैं दोनों, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और ओलिगोपोली। और बास टाइम ये पॉसिबल है कि इवन ओलिगोपोली में भी मैनी फर्म्स मौजूद हों, और फिर ये चीज़ सिमिलर हो जाएगी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन से। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए, ये देखने के लिए कि मैनी फर्म्स के बावजूद वो मार्केट स्ट्रक्चर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है या ओलिगोपोली है, ऐसा देखने के लिए हम कंसंट्रेशन रेशोज का इस्तेमाल करते हैं। कंसंट्रेशन रेशोज का मतलब ये है कि हम जितनी भी टोटल फर्म्स हैं उन्हें बंचेस में डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल 50 फर्म्स हैं तो हम उन्हें 5 के बंचेस में डिवाइड कर देंगे, इस तरह कि टॉप 5 फर्म्स का जिनका मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा है, फिर उससे नीचे 5 फर्म्स का मिला के जो मार्केट शेयर आ रहा है, फिर उससे नीचे 5 फर्म्स का जो मिला के मार्केट शेयर आ रहा है, उसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे। हाईएस्ट मार्केट शेयर ऑफ 5 फर्म्स, फिर उससे लोअर, फिर उससे लोअर। तो अगर हम ये देखेंगे कि मार्केट शेयर मैनी फर्म्स होने के बावजूद अगर हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है फ्यू लार्ज फर्म्स के पास, तो मैनी फर्म्स होने के बावजूद हम उसे ओलिगोपोली के तौर पर ही क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, मैनी फर्म्स हैं, 50 फर्म्स हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है या ओलिगोपोली, ये देखने के लिए हम उन्हें 5 बंचेस में, 5 के बंचेस में डिवाइड किया हमने। फॉर एग्जाम्पल हम 5 फर्म्स कॉन्सेंट्रेशन रेशो देख रहे हैं, और हमने टॉप 5 फर्म्स जिनका मार्केट शेयर सबसे हाईएस्ट है उसको सबसे ऊपर लिख दिया, फिर उससे नीचे डिसेंडिंग ऑर्डर में सबके मार्केट शेयर्स लिख दिए। अगर हमें ये नज़र आ रहा है कि मार्केट शेयर हाईली डिवाइडेड है उन 50 फर्म्स के दरमियान और मार्केट शेयर कहीं भी हाईली कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, तो फिर वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है। लेकिन अगर मार्केट शेयर हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है 5-10 फर्म्स के पास, तो फिर हम उसे ओलिगोपोली के तौर पे ही क्लासिफाई करेंगे। तो फिर अगर देखा जाए तो ओलिगोपोली हमें 2 टाइप की नजर आएगी। एक ओलिगोपोली वो जहां हैं ही फ्यू लार्ज फर्म्स, जैसे कि अगर पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात की जाए
तो वहाँ पर हैं ही फ्यू लार्ज फर्म्स, और इसलिए वो बड़ी क्लोज सेंस में वो ओलिगोपोली ही है। लेकिन मिसाल के तौर पर अगर मैं पाकिस्तान की बेवरेजेस मार्केट की बात करूं या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात करूं, तो हमें नज़र आएगा कि वहाँ मैनी फर्म्स हैं, लेकिन फ्यू डोमिनेंट फर्म्स मौजूद हैं। क्योंकि मार्केट शेयर हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है फ्यू लार्ज फर्म्स के पास, तो बहुत सारी फर्म्स होने के बावजूद हम उसे ओलिगोपोली के तौर पर ही क्लासिफाई करेंगे। यानी कि ओलिगोपोली को एज अ रिजल्ट हम दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं कि एक वो ओलिगोपोली जहां है ही फ्यू लार्ज फर्म्स, और दूसरी तरफ वो ओलिगोपोली जहां मेनी फर्म्स हैं लेकिन मार्केट शेयर जो है वो हाईली डोमिनेटेड है बाय फ्यू लार्ज फर्म्स। तो इसलिए हम इसको अक्सर स्लैंग में जो फ्यू लार्ज फर्म्स हैं उसको हम टाइट ओलिगोपोली, और जहां मेनी फर्म्स हैं लेकिन मार्केट शेयर हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है विद इन फ्यू लार्ज फर्म्स के पास, उसको हम लूज ओलिगोपोली कह देते हैं। ये और बात है कि ये ऑफिशियल टर्म्स नहीं है, टाइट ओलिगोपोली एंड लूज ओलिगोपोली। एक्चुअली ओलिगोपोली की जब हम बात करते हैं तो ओलिगोपोली को स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से डिफाइन या एक्सप्लेन करना बास टाइम मुश्किल है, क्योंकि ओलिगोपोली अपने अंदर काफ़ी डाइवर्स मार्केट स्ट्रक्चर है, जिसमें से एक डाइवर्सिटी तो आपने देख ही ली कि कहीं आपको ये नज़र आएगा कि फ्यू लार्ज फर्म्स वाली ओलिगोपोली होगी, और कहीं आपको नज़र आएगा कि मैनी फर्म्स होंगी लेकिन क्योंकि फ्यू लार्ज फर्म्स मौजूद हैं। जैसे मैंने बात की बेवरेजेस की, तो मैनी फर्म्स मौजूद हैं लेकिन पेप्सी को या एक आध और फ्यू डोमिनेंट फर्म्स के तौर पर मौजूद है वहाँ। पाकिस्तान में फार्मेसी का लाइसेंस कंपैरेटिवली आसानी से मिल जाता है, तो फार्मास्यूटिकल फर्म्स अनगिनत हैं पाकिस्तान में, लेकिन मार्केट शेयर हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है 5-10 बड़ी फर्म्स के पास, इसलिए हम उसे भी ओलिगोपोली के तौर पे क्लासिफाई करेंगे। फिर ओलिगोपोली में हमें एक और डाइवर्सिटी जो नज़र आएगी वो ये नज़र आएगी कि ओलिगोपोली में हम स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में इस तरह बात नहीं कर सकते कि जिस तरह लेट सपोज जब हम परफेक्ट कंपटीशन में बात करते हैं तो हम होमोजेनस गुड की बात करते हैं, जब हम मोनोपोली में बात करते हैं तो हम यूनिक गुड की बात करते हैं। ओलिगोपोली मार्केट में फर्म्स होमोजेनस गुड्स भी प्रोड्यूस कर रही होंगी। मिसाल के तौर पर डेवलप्ड कंट्रीज़ में सुपर स्टोर्स, जो फ्यू लार्ज सुपर स्टोर्स हैं, वो वेजिटेबल्स भी बेच रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये लार्ज फर्म्स होमोजेनस गुड्स भी प्रोड्यूस कर रही होती हैं, स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स भी प्रोड्यूस कर रही होती हैं। स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स का मतलब ये होता है कि फीचर्स तो सेम है लेकिन ब्रांड नेम डिफरेंट है, ब्रांड लॉयल्टी है, एडवर्टाइजिंग है। फिर ये हाईली डिफ्रेंशिएटेड चीज़ें भी बेच रही होती हैं, और बास केसेस में एक दूसरे से यूनिक गुड्स भी बेच रही होती हैं। तो ओलिगोपोली को इस तरह से क्लासिफाई करना कि किसी स्पेसिफिक टाइप ऑफ गुड की बात करें हम, मुश्किल हो जाएगा। जिस तरह हम मोनोपोली में बड़ी आसानी से कह देते हैं कि यूनिक गुड, या क्या कहते हैं परफेक्ट कंपटीशन में हम होमोजेनस गुड की बात करते हैं। ओलिगोपोली मार्केट में फर्म्स बड़ी फर्म्स हैं, और आजकल आपको मालूम ही है वैसे भी ये जो बड़ी बड़ी फर्म्स हैं ये कोई सिंगल गुड नहीं प्रोड्यूस कर रही होती हैं। ये एक बड़ी रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही हैं। यूनिलीवर को ले लें, प्रॉक्टर एंड गैम्बल को ले लें, और इस टाइप की दूसरी फर्म्स को ले लें, 200, 300 ब्रांड्स ये लोग प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो फिर ये डिसाइड करना कि कौन सी फर्म किस टाइप का प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है मुश्किल हो जाएगा। होमोजेनस भी होगा, स्टैंडर्डाइज्ड भी होगा, डिफरेंशिएटेड भी होगा, और हाईली यूनिक भी होगा। फिर तीसरी बात हम ये करते हैं कि ओलिगोपोली मार्केट में कहीं हमें क्लूसिव ओलिगोपोली नजर आएगी और कहीं नॉन क्लूसिव ओलिगोपोली नजर आएगी। क्लूसिव ओलिगोपोली हम उस ओलिगोपोली को कहते हैं कि जहां पर फर्म्स कंपीट करने के बजाय बास टाइम कोऑपरेट करने को प्रेफर कर रही होती हैं। क्लूजन का लफ्ज निकला है क्लूजन का मतलब है अग्रीमेंट। क्लूसिव ओलिगोपोली का मतलब ये हो गया कि फर्म्स आपस में कंपटीशन को अवॉइड कर रही हैं, खास तौर पर प्राइस कंपटीशन को, और प्रेफर कर रही हैं कि एक दूसरे के साथ कोऑपरेट किया जाए, तो उसको हम क्लूसिव ओलिगोपोली कहते हैं, जहां हम कार्टेलाइजेशन वगैरह की भी बात करेंगे। जबकि दूसरी तरफ वो ओलिगोपोली मार्केट है जो कि नॉन क्लूसिव है, वहां फर्म्स एक दूसरे से कंपीट करना प्रेफर कर रही हैं, प्राइस पर भी और तमाम दूसरी चीज़ों पर भी। तो ओलिगोपोली इस लिहाज से हमें दो टाइप की नज़र आ रही है कि एक क्लूसिव और दूसरी नॉन क्लूसिव। बैरियर्स टू एंट्री,
यूजुअली स्ट्रांग हैं, ख़ासतौर पर टाइट ओलिगोपोली में जहां फ्यू लार्ज फर्म्स हैं, और बैरियर्स टू एंट्री के स्ट्रांग होने की ही वजह से यहाँ फ्यू लार्ज फर्म्स एग्जिस्ट कर रही हैं। और जिस तरह हमने मोनोपोली में बात की कि बैरियर्स टू एंट्री जो हैं वो नेचुरल भी हैं, आर्टिफिशियल भी हैं, वो ओलिगोपोली में भी बैरियर्स नेचुरल भी हैं, आर्टिफिशियल भी हैं। नेचुरल बैरियर्स में इकोनॉमीज ऑफ स्केल, कंट्रोल ऑफ सप्लाईज, इनएडिक्वेट रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल, पेटेंट्स एंड कॉपीराइट्स और इस टाइप की चीज़ें नज़र आएंगी। जबकि आर्टिफिशियल बैरियर्स में हमें क्या कहते हैं, एक्सक्लूसिव डीलिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा नज़र आएगा, और क्या कहते हैं एडवर्टाइजिंग एंड ब्रांडिंग बहुत ज़्यादा नज़र आएगी। इस टाइप की चीज़ें हमें बहुत नज़र आएंगी। अलबत्ता कट थ्रोट प्राइसिंग वगैरह का कॉन्सेप्ट यहाँ ओलिगोपोली में मौजूद नहीं है, और उसकी अपनी वजूहात हैं जो कि हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। ओलिगोपोली का टॉपिक इतना बड़ा है कि याद रखें कि वो हमारे एक लेसन में कंप्लीट नहीं होगा, और अगर मैं उसको लंबा लेके चलूँगा तो आप लोग बोर हो जाएंगे। तो मैंने बात की कि ओलिगोपोली एक ऐसी मार्केट जहां बैरियर्स टू एंट्री बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, और वही वजह है वहां फ्यू लार्ज फर्म्स होने की। और ये फर्म्स प्राइस मेकर्स हैं, ऑब्वियसली यूनिक गुड्स या हाईली डिफरेंशिएटेड गुड्स वगैरह प्रोड्यूस कर रही हैं, और बहुत हाई मार्केट शेयर है, और उस वजह से ये फर्म्स प्राइस मेकर हैं। लेकिन दे आर नॉट अ प्राइस मेकर लाइक अ मोनोपोली, बिकॉज मोनोपोली तो कोई कॉम्पिटिशन फेस ही नहीं कर रही, इसलिए मोनोपोली जैसी स्ट्रॉन्ग प्राइस मेकिंग एबिलिटी इनके पास नहीं है। इनके पास प्राइस मेकिंग एबिलिटी है, लेकिन इन्हें प्राइस सेट करते वक्त ये देखना पड़ेगा कि दूसरी फर्म्स उनके प्राइस चेंज को किस तरह रिस्पॉन्ड करेंगी। इसीलिए हम ओलिगोपोली मार्केट में हम ये नहीं कहते कि ओलिगोपोली जो है वो प्राइस को कंट्रोल करती है, बल्कि हम अक्सर ये टर्म इस्तेमाल करते हैं अक्सर बुक्स में कि ओलिगोपोली जो है वो प्राइस को एडमिनिस्ट्रेट करती है। मार्केट कंडीशंस को देखते हुए, अदर फर्म्स का रिस्पांस देखते हुए उसे ये डिसीजन लेना होगा कि वो प्राइस क्या सेट करेगी, या और दूसरे डिसीजंस मेकिंग में भी इंटरडिपेंडेंस हमें बहुत ज़्यादा नज़र आएगी। ओलिगोपोली शॉर्ट रन में भी एबनॉर्मल प्रॉफिट्स एंजॉय करेगी, और कंपैरेटिवली लॉन्ग रन में भी एबनॉर्मल प्रॉफिट्स ही एंजॉय करेगी। जहां खासतौर पर बैरियर्स टू एंट्री बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, वहां तो ये बात बिल्कुल डेफिनेट है कि उसके जो एबनॉर्मल प्रॉफिट्स हैं वो कंपीट अवे नहीं होंगे। फिर मैं दोबारा आ जाता हूं इंटरडिपेंडेंस पर। हम बात ये करते हैं कि ओलिगोपोली मार्केट में फर्म्स के दरमियान इतनी इंटेंस राइवलरी है कि वो एक दूसरे की एक्टिविटीज़ को बहुत क्लोजली वॉच कर रहे हैं, और जब एक दूसरे की एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा क्लोजली वॉच कर रहे हैं तो फिर डिसीजन मेकिंग में वो बहुत ज़्यादा इंटरडिपेंडेंट हैं। इंटरडिपेंडेंट होने से मेरी मुराद ये है कि कोई भी ओलिगोपोली फर्म अपनी मर्जी से आइसोलेशन में कोई डिसीजन नहीं ले सकती। उसे हमेशा ये देखना पड़ेगा कि दूसरे कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, और जो चेंजेस वो लेके आ रहा है उसको उसके कॉम्पिटिटर्स किस तरह रिस्पॉन्ड करेंगे। इसलिए ओलिगोपोली मार्केट में हमें फर्म्स के दरमियान इंटरडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा नज़र आएगी, राइवलरी बहुत ज़्यादा नज़र आएगी, और उस राइवलरी और इंटरडिपेंडेंस के नतीजे में अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा नज़र आएगी। मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होगी, बहुत ज़्यादा डायनामिक होगी, चेंजेस बहुत तेज़ी से आ रहे होंगे क्योंकि फ्यू लार्ज फर्म्स हैं, रिसोर्सेज बहुत हैं, कंटिन्यूसली मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए वो एक दूसरे से compete कर रहे हैं, और ऐसी स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट कर रहे हैं कि जिससे कि उनका मार्केट शेयर मज़ीद बढ़े और उनका बिजनेस मज़ीद बढ़े। तो बहुत ज़्यादा राइवलरी है, बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, बहुत ज़्यादा इंटरडिपेंडेंस है, बहुत ज़्यादा मार्केट वोलेटाइल है, और एज ए रिजल्ट फर्म्स का जो बिहेवियर है एक दूसरे की तरफ वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक है। बहुत ज़्यादा सोच समझ के, बिल्कुल किसी खेल की तरह, किसी स्पोर्ट्स की तरह सोच समझकर एक दूसरे के रिस्पॉन्सेस को चेक करते हुए, चलते हुए उन्हें डिसीजंस लेने होंगे। इसीलिए सिर्फ ओलिगोपोली में हम स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग की बात कर रहे होते हैं। परफेक्ट कंपटीशन, कोई स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग नहीं है, टोटली हेल्पलेस है परफेक्ट कॉम्पिटिटर। जो मार्केट कंडीशंस चल रही हैं उसके हिसाब से अपने आप को चलाना पड़ेगा। मोनोपोली को स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग की ज़रूरत नहीं है, सिंगल लार्ज फर्म है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में फर्म्स इतनी छोटी हैं कि वो सिवाय थोड़ी बहुत प्राइस मेकिंग एबिलिटी के अलावा कोई बहुत ज़्यादा उसका चीज़ों पर कंट्रोल नहीं है। लेकिन ओलिगोपोली फर्म वो है जहां
क्योंकि इंटरडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि राइवलरी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मार्केट बड़ी डायनामिक है, इसलिए बड़ा सोच समझ के बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक किस्म की डिसीजन मेकिंग करनी होगी। और इसीलिए ओलिगोपोली में हम गेम थ्योरी वगैरह से रिलेट कर रहे होते हैं, क्योंकि ओलिगोपोली बिल्कुल इस तरह है कि दो प्लेयर्स चेस खेल रहे हैं, और जब दोनों चेस खेल रहे हैं तो अपना मूव लेने से पहले ये सोचना पड़ेगा कि मेरे इस मूव के बाद मेरे कॉम्पिटिटर के पास क्या क्या मूव्स अवेलेबल होंगे। इसको प्रेडिक्ट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, और यही ओलिगोपोली मार्केट में हो रहा होता है। इसलिए हम स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं ओलिगोपोली मार्केट में, जो कहीं और हम नहीं करते। इसलिए हम गेम थ्योरी की बात कर रहे होते हैं, रिलेट कर रहे होते हैं यहाँ से, जो कहीं और हम नहीं कर रहे होते। और इस लिहाज से ओलिगोपोली दूसरे मार्केट स्ट्रक्चर्स के मुकाबले में बड़ा यूनिक मार्केट स्ट्रक्चर बन जाता है, और बड़ा इंटरेस्टिंग क्या कहते हैं बन जाता है। स्टूडेंट्स को मैंने ज़्यादातर परफेक्ट कॉम्पिटिशन या मोनोपोली वगैरह में इतना इंटरेस्ट लेते हुए नहीं देखा जितना जब ओलिगोपोली पढ़ाया जाता है, जितना इंटरेस्ट वो ओलिगोपोली में ले रहे होते हैं, क्योंकि ओलिगोपोली रियल वर्ल्ड मार्केट से बड़ा क्लोज है। और हम ये देखते हैं कि रियल वर्ल्ड मार्केट में जो कुछ हो रहा है वो हमें ओलिगोपोली में होता हुआ नज़र आ रहा होता है। और हम एज कंज्यूमर्स, ये बात स्टूडेंट्स आप भी समझेंगे कि हम एज कंज्यूमर्स अगर अपने इर्द गिर्द अपने घरों की चीज़ों पर नज़र डालें तो हम अक्सर चीज़ें ओलिगोपोली मार्केट से ही ख़रीद रहे होते हैं। आपने जो यूनिफॉर्म ख़रीदा है, यहाँ फ्यू लार्ज फर्म्स हैं। आप जिस कॉलेज में पढ़ते हैं वहाँ फ्यू लार्ज फर्म्स हैं। आप जो घर में बर्गर मंगाते हैं वहाँ फ्यू लार्ज फर्म्स हैं। आप जो टूथपेस्ट ख़रीदते हैं वहाँ फ्यू लार्ज फर्म्स हैं। आप जो डिटर्जेंट्स ख़रीदते हैं वहाँ फ्यू लार्ज फर्म्स हैं। मतलब यू नेम इट, और आप देखेंगे कि ये तमाम चीज़ें, ज़्यादातर चीज़ें हम फ्यू लार्ज फर्म्स से ही ख़रीद रहे होते हैं। इसलिए ओलिगोपोली मार्केट काफ़ी फ्रीक्वेंटली नज़र आने वाला मार्केट स्ट्रक्चर है, बड़ा रियलिस्टिक है, और इसको स्टडी करते वक्त बड़ा मज़ा आता है। तो यहाँ मैं रुकूंगा आज। ये मेरा ओलिगोपोली ओवरव्यू 1 होगा। यहाँ मैं रुकूंगा आज, और फिर ओलिगोपोली पे हम मज़ीद बात शुरू करेंगे इसी इंटरडिपेंडेंस, इसी राइवलरी, इसी गेम थ्योरी, इसी अनसर्टिनिटी के ऊपर से, कि इन अनसर्टिनिटीज़ की वजह से, इस कंपटीशन की वजह से बास टाइम ओलिगोपोलीज डिसीजन लेंगी कि वो क्लूजन की तरफ जाएं, या बास फर्म्स प्रेफर करेंगी कि वो नॉन क्लूसिव रहें। अगली बात हमारी इसी पर होगी। आई होप कि आपके ये तमाम बातें समझ में आई हों। आई होप कि इंटरेस्ट आपका डेवलप हुआ हो। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें दूसरों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं मुसलसल आजकल नई वीडियोस A2 इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स पर और दूसरे टॉपिक्स पर मैं पोस्ट करता रहूँगा, तो और आपको उससे फ़ायदा होगा। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट।